हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं लेकर आ गई हूँ एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल कर आ रही है आपके आयुष मंत्रालय भर्ती 2026 की तरफ से। आयुष मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर का ही एक डिपार्टमेंट है। इसमें ग्रुप ए, बी व सी की वेरियस पोस्ट निकल कर आ चुकी है। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। ग्रुप ए, बी और सी में आपकी जो है डिफरेंट पोस्ट पे वैकेंसी आपकी यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। इसमें जो है आपको एलडीसी, यूडीसी यानी कि अपर डिवीज़न क्लर्क, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, स्टेनोग्राफर, हिंदी असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, कंपाउंडर, स्टाफ नर्स, अकाउंट्स ऑफिसर, रिसर्च असिस्टेंट, ऐसी कई सारी पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इस वैकेंसी की सबसे खास बात यह है कि इसमें जो 10th 12th एंड ग्रेजुएट पास कैंडिडेट है सभी एलिजिबल हैं। तीनों तरह के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है। यानी कि 10th पास जो कैंडिडेट है वह भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए भी आपको यहाँ पे एलडीसी वगैरह की ऐसी पोस्ट देखने को मिल जाती है। तो हर तरह के कैंडिडेट्स के लिए आपकी यह पोस्ट रहने वाली है। सैलरी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। फ्रेशर्स कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल है। ऑल इंडिया की जो आपकी यह वैकेंसी रहने वाली है, मेल फीमेल दोनों की वैकेंसी आपकी रहने वाली है। और इसके अलावा भी एक और सबसे अच्छी जो बात रहने वाली है, आपकी सबसे खास बात रहने वाली है कि यहाँ पे कोई भी प्री या मेंस एग्ज़ाम का आपका चक्कर नहीं रहने वाला है। ओनली सिंगल एग्ज़ाम आपका यहाँ होगा और उसके बेस पर आपकी जो है यहाँ पे फाइनल मेरिट निकल कर आ जाती है, आपको सिलेक्शन मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। इस वीडियो में हम इस भर्ती के बारे में पूरी डिटेल्स देखने वाले हैं। हर एक पोस्ट के लिए मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इस वैकेंसी के लिए आपके जो है ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, लास्ट डेट आपकी क्या रखी गई है, एग्ज़ाम पैटर्न इसका जो है पोस्ट वाइज क्या रहने वाला है, सिलेबस इसका क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या रखी गई है इसकी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे कितनी मांगी गई है, इसके अलावा जो यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि सैलरी इसकी क्या रहने वाली है, जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है, एग्ज़ाम सेंटर आपके क्या रहने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस शानदार सी भर्ती के लिए ज़रा भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए ध्यान से पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं अब हम हमारी वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, हमारी आज की जो ये वैकेंसी रहने वाली है ये आयुष मंत्रालय भर्ती रहने वाली है। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष डिपार्टमेंट है उसके अंदर आपकी यह भर्ती निकाली गई है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का भी एक सब डिपार्टमेंट है जो कि सेंट्रल काउंसिलिंग फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, इसके अंदर जो है आपकी यह डायरेक्ट भर्ती निकाली गई है। ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट आपकी यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 179 निकल के आई है। मेल फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं। ऑनलाइन फॉर्म आपके यहाँ पे भराए जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन मोड आपका एप्लीकेशन का रहने वाला है। ऑल इंडिया वैकेंसी है, फ्रेशर्स एलिजिबल हैं। ग्रुप ए, बी और सी में आपकी जो है यह वैकेंसी रहने वाली है। एक बार ग्रुप वाइज आपकी जो सारी पोस्ट है उनकी डिटेल देख लेते हैं हम, कौन कौन सी आपकी जो है पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है ग्रुप वाइज। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ग्रुप ए की जो पोस्ट है आपकी रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट निकल कर आई है, जो कि आपकी 3 अलग अलग डिपार्टमेंट में रहने वाली है। ठीक है, इसके अलावा आपको ग्रुप बी की पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसमें आपकी जो है असिस्टेंट रिसर्चर ऑफिसर की पोस्ट निकल के आई है। 2 अलग डिपार्टमेंट में आपको यहाँ पे ये पोस्ट देखने को मिल जाती है। इसके अलावा स्टाफ नर्स की आपकी पोस्ट रहने वाली है, अकाउंट्स ऑफिसर की आपकी पोस्ट रहने वाली है, रिसर्च असिस्टेंट की आपकी पोस्ट रहने वाली है 2 अलग अलग डिपार्टमेंट में, इन्वेस्टिगेटर की आपकी पोस्ट रहने वाली है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की आपकी पोस्ट रहने वाली है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की आपकी पोस्ट रहने वाली है, एंड प्रूफ रीडर की आपकी यह पोस्ट रहने वाली है। ठीक है,
इसके बाद में आपकी ग्रुप सी की पोस्ट आ जाती है। इसमें हिंदी असिस्टेंट की आपकी पोस्ट रहने वाली है, फार्मासिस्ट की आपकी पोस्ट रहने वाली है, सोशल वर्कर है, रेडियोग्राफर, कंपाउंडर, स्टेनोग्राफर, अपर डिवीज़न क्लर्क, एलडीसी यानी कि लोअर डिवीज़न क्लर्क, स्टाफ कार ड्राइवर एंड एमटीएस यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ पे आपको यहाँ पे जो है वैकेंसी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपके ग्रुप वाइज पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। अब इसकी जो है इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं हम, यानी कि कब आपके जो है इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, कब आपकी एग्ज़ाम डेट रहने वाली है। तो आपके जो इसके वैकेंसी के ऑनलाइन फॉर्म है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 1 जुलाई 2026 से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है इसकी जो 31 जुलाई 2026 रखी गई है, और एग्ज़ाम जो है इसका सितंबर मंथ में आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देख लेते हैं एक बार। तो ग्रुप वाइज और पोस्ट वाइज जो है इसकी एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रुप सी की। तो सबसे पहले आ जाती है हमारी एमटीएस की पोस्ट, मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट। ग्रुप सी की आपकी ये पोस्ट रहने वाली है, पहले लेवल 1 की आपकी पोस्ट रहती है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट आपकी यहाँ पे 18 से 25 साल मांगी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने 10th पास नहीं कर रखा है लेकिन आपके पास आईटीआई डिग्री है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाती है आपकी एलडीसी की पोस्ट। एलडीसी की पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 से 27 साल रखी गई है। अगर आपने 12th क्लास पास कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड आपकी यहाँ होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट। इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए, हिंदी की टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको यहाँ पर होना चाहिए। स्टाफ कार ड्राइवर की आपकी पोस्ट आ जाती है 18 से 25 साल, यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। अगर आपने 10th पास कर रखा है, आपके पास एलएमवी यानी कि लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है, साथ में आपको मोटर कार चलाने का 3 साल का एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपकी आ जाती है यूडीसी यानी कि अपर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट। 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट रखी गई है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो है बेसिक नॉलेज यहाँ पर कंप्यूटर का होना चाहिए। ठीक है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की आपकी वैकेंसी आ जाती है। 18 से 28 साल की आपकी जो है एज लिमिट यहाँ रखी गई है। अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो शॉर्ट हैंड की स्पीड है 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और टाइप राइटिंग की स्पीड है आपकी 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। मैं वैसे तो यहाँ पे 10th पास मांगा गया है, लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। फिर आ जाती है आपकी कंपाउंडर की पोस्ट। अगर आपने 10th पास कर रखा है और आपके पास फिर मेडिसिन से रिलेटेड किसी इंस्टीट्यूट में 1 साल तक का आपका जो है ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको जो है बताई गई लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। रेडियोग्राफर की आपकी वैकेंसी आ जाती है 18 से 25 साल आपकी एज लिमिट है। अगर आपने 12th पास कर रखा है साइंस सब्जेक्ट से और आपके पास 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो किसी रेडियोग्राफी इंस्टीट्यूट का, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको किसी हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूट का जहाँ पर आपने रेडियोग्राफी करी हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। सोशल वर्कर की आपकी पोस्ट आ जाती है 18 से 28 साल, यहाँ पे आपकी एज लिमिट रहने वाली है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आपके पास जो है सोशल वर्क का डिप्लोमा हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका जो है 1 साल का वो सोशल वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी होटल या किसी भी इंस्टीट्यूट में। और अगर आपके पास यह नहीं है तो आपके पास सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पे रहने वाला है। आप अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है सोशलॉजी से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाती है फार्मास्टिक की आपकी वैकेंसी 18 से 25 साल एज लिमिट यहाँ आपकी रहने वाली है। अगर आपने 12th पास कर रखी है साइंस सब्जेक्ट से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए किसी फार्मेसी इंस्टीट्यूट का,
और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट या सेंट्रल फार्मेसी काउंसलिंग में। तो ये आपकी ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है। फिर अपनी आ जाती है ग्रुप बी की पोस्ट। इसमें आ जाती है अपने अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट, हेड क्वार्टर की आपकी यह वैकेंसी रहने वाली है। एज लिमिट यहाँ पे 18 से 30 साल रखी गई है। सरकारी कर्मचारियों को यहाँ पे 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और ग्रेजुएशन में आपके पास अकाउंट्स, बजट या ऑडिट से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका बताए गए क्षेत्रों में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आ जाती है अपनी रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री की पोस्ट। 18 से 30 साल आपकी यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। अगर आपने संबंधित विषय में यानी कि केमिस्ट्री में आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास रिसर्च करने की जो योग्यता है वो होनी चाहिए। इसके बाद आपकी बॉटनी की रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट आ जाती है। 18 से 30 साल आपकी यहाँ पे एज लिमिट है। अगर आपने इस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रखी है, आपके पास रिसर्च करने की एबिलिटी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेटर की आपके पास वैकेंसी आ जाती है। 18 से 30 साल आपकी यहाँ एज लिमिट रखी गई है। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है स्टैटिक्स में या फिर मैथमेटिक्स में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टैटिक्स से रिलेटेड। अगर आपके पास ये नहीं है तो एक और जो है यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको। अगर आपने पीएचडी कर रखी हो स्टैटिक्स में तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी की आपकी यहाँ पे पोस्ट आ जाती है। 18 से 35 साल यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। बैचलर डिग्री कर रखी है अगर आपने मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी की आपकी पोस्ट आ जाती है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट यानी कि लाइब्रेरी एंड सूचना सहायक की आपकी पोस्ट आ जाती है। 18 से 30 साल आपकी यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, लाइब्रेरी साइंस में आपकी ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। प्रूफ रीडर की आपकी जो है यहाँ पे पोस्ट आ जाती है। एज लिमिट आपकी 18 से 30 साल यहाँ पे रखी गई है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और आपके पास बुक पब्लिशिंग का, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का या फिर मार्केटिंग में कोई डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट है आपके पास और साथ में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी असिस्टेंट की आपकी यहाँ पे पोस्ट आ जाती है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और आपके पास बीए के लेवल पर हिंदी लैंग्वेज का ज्ञान है यानी कि आपने बीए कर रखा हो, आपने हिंदी में बीए कर रखा हो, हिंदी लिटरेचर से बीए कर रखा हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। साथ में आपके पास जो है कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट रिसर्चर ऑफिसर जो कि फार्माकोलॉजी की रहने वाली है। एज लिमिट यहाँ पे 18 से 30 साल रखी गई है। अगर आपने एमएससी कर रखी हो, फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट आपके पास है या फिर एमवीएससी कर रखी हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास जो है रिसर्च करने की योग्यता होनी चाहिए। असिस्टेंट रिसर्चर ऑफिसर में एक और आ जाती है आपकी फार्माकोग्नोसी और बॉटनी की पोस्ट आ जाती है आपकी। 18 से 30 साल आपकी यहाँ पे एज लिमिट रहने वाली है। अगर आपने मास्टर डिग्री ले रखी है, पीजी कर रखा है आपने, 3 साल का आपको जो है रिसर्च का एक्सपीरियंस है या फिर आपने पीएचडी कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ नर्स की आपकी यहाँ पे पोस्ट आ जाती है। एज लिमिट आपकी 18 से 35 साल रखी गई है। 5 वर्ष की छूट यहाँ पे सरकारी कर्मचारियों को मिल जाती है। अगर आपने बीएससी कर रखी हो नर्सिंग से, ठीक है, और आपका स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक और ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम डिप्लोमा आपने कर रखा है और स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन है। कम से कम 50 बेड वाले हॉस्पिटल में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप ए की पोस्ट देख लेते हैं। ग्रुप ए में आपकी 3 पोस्ट रहने वाली है। तीनों ही रिसर्च ऑफिसर की आपकी पोस्ट रहने वाली है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। फर्स्ट आती है आपकी रिसर्च ऑफिसर की जो कि यूनानी डिपार्टमेंट में आपकी रहने वाली है। 18 से 40 साल आपकी एज लिमिट रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने एमडी या एमएस कर रखा है यानी कि मास्टर डिग्री आपने कर रखी है यूनानी सिस्टम के मेडिसिन
जो डिपार्टमेंट है उसमें, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपने इनरोलमेंट किया हो यानी कि रजिस्ट्रेशन आपने करवा रखा हो CCIM या NCISM के सेंट्रल रजिस्टर में या फिर स्टेट रजिस्टर ऑफ यूनानी या ISM में, ठीक है। इसके बाद आपकी आ जाती है रिसर्च ऑफिसर फिजियोलॉजी की पोस्ट। 18 से 40 साल ये एज लिमिट आपकी यहाँ रहने वाली है अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है बताए गए सब्जेक्ट में और आपको साथ में 3 साल तक का एक्सपीरियंस है डिग्री लेने के बाद में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ये नहीं कर रखा है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है। अगर आपने रिलेवेंट सब्जेक्ट में PhD कर रखी है मास्टर डिग्री के बाद में, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड आपकी आ जाती है पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट। 18 से 40 साल ही यहाँ पे एज लिमिट आपकी रखी गई है। अगर आपने मास्टर डिग्री ले रखी है पैथोलॉजी में सब्जेक्ट में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए सेंट्रल या स्टेट मेडिकल काउंसिल में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। OBC वालों को यहाँ पे 3 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिलता है। ST SC और PWBD 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। एक सर्विसमैन को 3 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिलता है। यह हो गई आपकी सभी पोस्ट की एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। हम बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 3 स्टेप दिख रही है। फर्स्ट स्टेज आपकी आ जाती है CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सभी पोस्टों के लिए आपकी स्टेज फर्स्ट कंपलसरी रहती है। सेकेंड स्टेज आ जाती है आपकी इंटरव्यू या फिर स्किल टेस्ट। सेकेंड स्टेज जो है आपकी ओनली किसी पोस्ट के लिए रहती है। जैसे कि आपकी ग्रुप A की 3 पोस्ट हो गई, उनमें आपका इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। ग्रुप B की भी आपकी 1-2 पोस्ट है जिनमें आपका इंटरव्यू होता है। इसके अलावा ग्रुप B की जो भी पोस्ट रहती है आपकी ओनली CPT लेवल की रहती है, यानी कि आपका कोई भी सेकेंड स्टेज वहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। फिर आपकी ग्रुप C की कुछ पोस्ट आ जाती है जैसे कि LDC हो गया, UDC हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, हिंदी असिस्टेंट हो गया। तो इन सब के लिए आपकी सेकेंड स्टेज होती है जो कि आपका स्किल टेस्ट रहने वाला है, ठीक है। तो ऐसे कुछ पोस्ट में आपकी ओनली CBT का एग्ज़ाम होगा, स्टेज 1 आपकी रहेगी। कुछ में आपकी स्टेज 2 भी रहेगी, इंटरव्यू या फिर स्किल टेस्ट आपका रहेगा। और ये दोनों स्टेज होने के बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे किया जाता है और आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ हो जाता है, ठीक है। तो ये का सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। अब हम जान लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है, किस तरह का आपका यहाँ पे एग्ज़ाम रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम उन पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं जिनका ओनली CBT एग्ज़ाम आपका रहने वाला है, ठीक है। कोई सेकेंड स्टेज आपकी नहीं रहने वाली है। तो कौन कौन सी आपकी वह पोस्ट रहने वाली है तो वो देख लेते हैं। ग्रुप B की और ग्रुप C की पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जैसे कि स्टाफ नर्स है, मेडिकल लेबोरेटरी है, लाइब्रेरी असिस्टेंट का हो गया, रिसर्च ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर हो गया, प्रूफ रीडर, सोशल वर्कर। तो ये सारी पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इन सभी के लिए आपका ओनली CBT एग्ज़ाम होगा और उसी के बेस पर आपकी फाइनल मेरिट निकल कर आ जाएगी, यानी कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। कोई सेकेंड स्टेज यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस देख लेते हैं हम क्या रहने वाला है। तो इसमें जो आपका CBT एग्ज़ाम होगा 70 क्वेश्चन आपको रिलेटेड सब्जेक्ट से दिखेंगे, यानी कि अगर आप अकाउंट्स ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अकाउंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सोशल वर्कर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। लाइब्रेरी असिस्टेंट से रिलेटेड आपकी पोस्ट रहने वाली है तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी क्वेश्चन रहने वाले हैं। ध्यान रखिएगा ये जितने भी क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहने वाले हैं इसमें आपके जो है डिग्री या डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस सेक्शन में 70 मार्क्स के आपके यहाँ पे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। सेकंड सेक्शन आपका जो है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड का रहने वाला है। 20 क्वेश्चन आपको इस सेक्शन से देखने को मिलेंगे, 20 नंबर का ही आपका ये सेक्शन रहने वाला है। थर्ड आपको यहाँ पे कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। 10 क्वेश्चन आपको इस सेक्शन से देखने को मिलेंगे, 10 ही नंबर का आपका ये सेक्शन रहने वाला है। ऐसे करके टोटल 100 क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। 100 मार्क्स का आपका यह एग्जाम रहने वाला है। माइनस मार्किंग आपके यहाँ पे 0.25 रखी गई है।
100 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। अगर कोई कैंडिडेट PWBD कैटेगरी से हो तो उन्हें यहाँ पे 30 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि 130 मिनट उन्हें यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको ये एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। MCQ बेस्ड आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। मल्टी चॉइस के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यह आपका इन सभी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम रहने वाला है। ठीक है, फिर आती है आपकी हिंदी असिस्टेंट की पोस्ट, आती है हमारी हिंदी असिस्टेंट की पोस्ट। इसमें आपका जो CBT रहने वाला है 70 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। ठीक है, इसमें आपके BA एग्ज़ाम के जो हिंदी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन रहेंगे वह रहने वाले हैं। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपको क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहने वाला है। 30 नंबर का आपका ये एग्ज़ाम रहने वाला है। क्वालिफाइंग नेचर का आपका ये एग्ज़ाम रहने वाला है। हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन करके बताना होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का आपका पेपर रहेगा, ध्यान रखिएगा, MCQ बेस्ड नहीं रहेगा। इस एग्ज़ाम में आपको 800 से लेकर 1000 वर्ड्स का एक पैसेज या पैराग्राफ दिया जाएगा। इसे आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होगा, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना होगा। पेन पेपर बेस्ड आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, स्किल टेस्ट आपका ये होगा। 30 नंबर का एग्ज़ाम होगा। 15-15 नंबर के आपको 2 क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ऐसे करके टोटल 100 मार्क्स के आपके 2 एग्ज़ाम होंगे। ध्यान, तो आपका यह हिंदी असिस्टेंट का एग्ज़ाम पैटर्न हो गया। ठीक है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की बात करें तो इसमें आपका फर्स्ट CBT एग्ज़ाम रहने वाला है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट रहने वाला है। तो CBT एग्ज़ाम का हम देख लेते हैं क्या पैटर्न आपका रहने वाला है। जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग से आपको 70 मार्क्स के 70 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आपका जनरल नॉलेज का सेक्शन आता है। 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 20 मार्क्स का ये आपका ये सेक्शन रहने वाला है। 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर नॉलेज से पूछे जाएंगे। 10 मार्क्स का आपका ये सेक्शन रहने वाला है। टोटल 100 नंबर का आपका ये एग्ज़ाम रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 आपकी यहाँ पे रखी गई है। 100 मिनट का समय आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे एक स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का आपका ये टेस्ट रहने वाला है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी से 10 गुना कैंडिडेट यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आप जो है स्टेनोग्राफी टेस्ट दे सकते हैं। क्वालिफाइंग नेचर का आपका यह टेस्ट रहने वाला है। हिंदी या इंग्लिश आप किसी भी लैंग्वेज में टाइपिंग करें, आपकी जो टाइपिंग स्पीड है या स्टेनोग्राफी की वह 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। 10 मिनट का आपको यहाँ पे टाइपिंग के लिए टाइम दिया जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे एक लैंग्वेज का स्किल टेस्ट होगा जिसमें आपको ट्रांसलेट करके बताना होगा। स्टेनोग्राफी का जो टेस्ट होता है, ठीक, 50 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा और हिंदी वालों को 65 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका स्किल टेस्ट रहने वाला है स्टेनोग्राफर की वैकेंसी के लिए। फिर आ जाती है अपनी UDC की, यानी कि अपर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट। तो यहाँ पे भी आपका CBT एग्ज़ाम रहने वाला है और एक स्किल टेस्ट रहने वाला है। CBT एग्ज़ाम में आपको 3 सेक्शन देखने को मिल जाएंगे, वही जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिक एबिलिटी और रीजनिंग से आपको जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 70 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 70 मार्क्स के। जनरल नॉलेज का आपका सेक्शन रहेगा, 20 मार्क्स का आपका यह सेक्शन रहेगा। कंप्यूटर नॉलेज से आपको 10 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल जाएंगे। टोटल 100 नंबर का आपका ये एग्ज़ाम रहने वाला है। अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको जो है स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसका जो स्किल टेस्ट रहने वाला है आपका काफ़ी सिंपल सा रहने वाला है। बस आपको जो है कंप्यूटर की कुछ बेसिक बातें यहाँ पे पूछी जाएगी, जैसे कि आपके एक्सेल वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपके जो टाइपिंग है वो यहाँ पे देखी जाएगी। टाइपिंग टेस्ट हालांकि आपका यहाँ पे नहीं रहने वाला है, नॉर्मली आपसे वो टाइपिंग करा के देखेंगे कि आपको नॉलेज है या नहीं। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट रहने वाला है। अगर आप उसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ हो जाएगा। फिर आ जाती है LDC, यानी कि लोअर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट, यानी कि LDC जिसे हम कहते हैं। जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिक एबिलिटी और रीजनिंग से आपके 70 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। 100 क्वेश्चन का आपका यह एग्ज़ाम रहने वाला है। 100 मार्क्स का आपका यह पेपर रहेगा। अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो
इसके बाद आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा। क्वालिफाइंग नेचर का आपका यह टेस्ट रहने वाला है। अगर आप इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हैं तो 35 वर्ड पर मिनट आपकी यहाँ स्पीड मांगी गई है। हिंदी वालों के लिए 30 वर्ड पर मिनट स्पीड यहाँ पे मांगी गई है। 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा और PWBT कैटेगरी वालों को 30 मिनट का टाइम यहाँ पे इसके लिए दिया जाएगा। अगर आप इसे भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है। फिर आ जाती है स्टाफ कार ड्राइवर की पोस्ट। इसमें आपका CBT रहने वाला है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लेवल के जो मैट्रिक लेवल के जो क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। 70 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 70 ही नंबर का आपका ये सेक्शन होगा। जनरल नॉलेज रीजनिंग वगैरह से आपके क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। 10 क्वेश्चन 10 ही नंबर का आपका ये सेक्शन रहेगा। इसके बाद आपके 20 क्वेश्चन जो होंगे व्हीकल मेंटेनेंस से रहेंगे। जैसे कि अगर आपकी जो गाड़ी वगैरह है ख़राब हो जाती है तो उसकी मेंटेनेंस करने के लिए क्या करते हैं वगैरह, ये आपके क्वेश्चन रहेंगे। 20 क्वेश्चन आपको इस टाइप से देखने को मिल जाएंगे। ऐसे करके 100 क्वेश्चन का आपका यह एग्ज़ाम रहेगा। MCQ बेस्ड आपका यह एग्ज़ाम रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। 100 ही नंबर का आपका यह एग्ज़ाम रहेगा। नेगेटिव मार्किंग आपको वही 0.25 की यहाँ देखने को मिलेगी। 100 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक। अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ड्राइविंग टेस्ट आपका यहाँ पे रहने वाला है। क्वालिफाइंग नेचर का आपका यह टेस्ट रहने वाला है। फाइनल मेरिट में इसके नंबर नहीं जुड़ने वाले हैं, ठीक है। फिर आ जाती है आपकी MTS की पोस्ट। MTS की पोस्ट में आपके जो SSC MTS लेवल के जो सिलेबस रहता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। 70 मार्क्स का आपका ये सेक्शन होगा। जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड रीजनिंग वगैरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन इसके होंगे। 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर नॉलेज के होंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर नहीं रहने वाली है, ठीक है। 100 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। इनके अलावा भी आपकी जो ग्रुप A की और ग्रुप B की कुछ पोस्ट रहने वाली है उनको आप देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी और यह पॉपुलर और यह इतनी कॉमन पोस्ट भी नहीं है कि हर कोई इनके लिए एलिजिबल हो, तो यह आप ओनली शॉर्ट में देख लीजिएगा। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ इसका एग्ज़ाम सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है, ठीक है। पहले मैंने आपको बता ही दिया था कि इसमें आपका पहले CBT होगा। 70 मार्क्स का आपका CBT होगा और 30 मार्क्स का आपका जो है इंटरव्यू रहने वाला है। आप देख सकते हैं हर एक पोस्ट के लिए ये इस तरह का आपका ये सिलेबस रहेगा कि 3 पोस्ट है और ग्रुप B की आपकी 2 पोस्ट है असिस्टेंट रिसर्चर ऑफिसर की, ठीक है। इनके लिए आपका यह एक सिलेबस रहने वाला है। फाइनल मेरिट के बारे में बात कर लेते हैं। फाइनल मेरिट आपकी किस बेस पे बनेगी, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपकी जो 3 पोस्ट होगी रिसर्च ऑफिसर की। फर्स्ट 3 पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं रिसर्च ऑफिसर की। ग्रुप A की आपकी ये पोस्ट रहने वाली है। इसमें आपका CBT होगा एंड फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो आपकी फाइनल मेरिट CBT और इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पे बनेगी। CBT आपका इन सभी पोस्टों में 70 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा। टोटल मिला के आपके 100 मार्क्स होंगे और 100 मार्क्स के बेस पर ही आपकी जो है फाइनल मेरिट यहाँ पर बनकर आएगी। ग्रुप B की आप 2 पोस्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की आपकी ये पोस्ट रहने वाली है। इनमें भी आपका CBT के बाद में इंटरव्यू होगा और उसी तरह का आपका पैटर्न रहने वाला है जैसे ग्रुप A का रहेगा। CBT आपका 100 मार्क्स का होगा, इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का होगा। टोटल 100 मार्क्स के बेस पर आपकी जो है फाइनल मेरिट यहाँ पर बनकर आएगी, ठीक है। इसके बाद आ जाती है आपकी स्टाफ नर्स की, मेडिकल लेबोरेटरी की और LIA यानी कि लाइब्रेरी असिस्टेंट की, रिसर्च असिस्टेंट, इन्वेस्टिगेटर, अकाउंट्स ऑफिसर, प्रूफ रीडर, इन सभी के लिए आपका ओनली CBT एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। 100 मार्क्स का आपका यह एग्ज़ाम रहने वाला है। उसी के बेस पर आपकी फाइनल मेरिट यहाँ निकल कर आएगी। हिंदी असिस्टेंट की आपकी पोस्ट आ जाती है। ग्रुप B की आपकी पोस्ट रहने वाली है। इसमें आपका CBT के बाद एक ट्रांसलेशन टेस्ट होगा जैसा कि मैंने आपको बताया था। हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी आपको ट्रांसलेशन करना होगा। लेकिन आपका यह टेस्ट ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा, तो CBT मार्क्स के आधार पर ही आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे निकाली जाएगी। सोशल वर्कर, रेडियोग्राफर और बाकी की जो भी पोस्ट आपको यहाँ पे दिख रही है उनका जो सिलेक्शन है आपका CBT के मार्क्स के आधार पर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ओनली आपका CBT कराया जाएगा। फिर आ जाती है आपकी स्टेनोग्राफर, UDC, LDC, SDC और MTS की पोस्ट।
एमटीएस को छोड़कर बाकी सभी पोस्ट में आपका सेकेंड स्टेज होगा, यानी कि स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन इन सभी पोस्ट में आपका जो स्किल टेस्ट होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, तो सीबीटी के मार्क्स के बेस पर ही आपकी यहाँ पे फाइनल मेरिट रहने वाली है। एमटीएस में आपका कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा, ओनली सीबीटी टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी फाइनल मेरिट यहाँ पे निकल कर आने वाली है। सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी आपकी जो ग्रुप ए की पोस्ट है, तीनों पोस्ट आपकी रिसर्चर ऑफिसर की लेवल 10 की आपकी यह पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पर आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है 56,000 रुपये रहने वाली है, ठीक है, जो कि बढ़कर 1,77,000 तक पहुँच जाती है। ध्यान रखिएगा, ये जो मैं आपकी सैलरी बता रही हूँ ये विदाउट अलाउंसेस बता रही हूँ, ठीक है। इनमें आपको जो अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, जो अदर प्रॉफिट मिलते हैं, वो अलग से मिलते हैं। तो 12-15 हज़ार आप क्या अलग से ऐड कर लीजिएगा इसके बाद, ठीक है। ये मैं आपकी ओनली जो नेट सैलरी है पे लेवल के हिसाब से वो बता रही हूँ, अलाउंसेस वगैरह इसमें ऐड नहीं है। फिर आपकी आ जाती है ग्रुप बी की असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट, स्टाफ नर्स की पोस्ट, अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट। ग्रुप बी की ये सारी पोस्ट है। लेवल 7 की आपको सैलरी यहाँ देखने को मिल जाती है 44,900, यानी कि टोटल 45,000 आपकी ये सैलरी हो जाती है स्टार्टिंग। 1,42,000 तक आपकी सैलरी यहाँ पहुँच जाती है। अगर अलाउंसेस वगैरह मिलाकर देखें तो इनकी जो स्टार्टिंग सैलरी है ये आपकी 55 से 60,000 तक स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगी, ठीक है। फिर आ जाती है आपकी रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट। ग्रुप बी की आपकी यह पोस्ट है। पे लेवल 6 आपको यहाँ देखने को मिलता है। 35,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। अलाउंसेस वगैरह मिलाकर देखें तो 50,000 से आसपास आपकी सैलरी यहाँ पे हो जाती है, जो कि बढ़कर आपकी 1,12,000 हो जाती है, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर, मेडिकल लेबोरेटरी, लाइब्रेरी असिस्टेंट, प्रूफ रीडर, हिंदी असिस्टेंट की आपकी जो पोस्ट है लेवल बी की आपकी पोस्ट रहती है। लेवल 6 की आपको सैलरी देखने को मिल जाती है। 35,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी है। 1,12,000 आपकी सैलरी यहाँ पर हो जाती है बढ़कर, ठीक है। अगर अलाउंसेस मिलाकर स्टार्टिंग सैलरी देखें तो यहाँ पर आपकी जो है 50 से 55,000 तक आराम से स्टार्टिंग सैलरी आपको देखने को मिल जाती है। ग्रुप सी की आपकी बाकी की जो वो पोस्ट है, फार्मास्टिक, सोशल वर्कर, रेडियोग्राफर की पोस्ट, लेवल 5 की पोस्ट रहने वाली है। 29,000 आपकी सैलरी स्टार्टिंग रहने वाली है। अलाउंसेस मिलाकर आपकी यह सैलरी जो है 40-45,000 तक हो जाती है, ठीक है, जो कि बढ़कर 1,00,000 तक हो जाती है। कंपाउंडर की पोस्ट, स्टेनोग्राफर की पोस्ट, डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट आपकी जो पोस्ट है 25,500 स्टार्टिंग सैलरी होती है, जो कि अलाउंसेस मिलाकर आपकी 40 से 42,000 तक आपकी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है आपकी एलडीसी और स्टाफ कार ड्राइवर की पोस्ट। लेवल 2 की आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। 19,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहती है, जो कि अलाउंसेस वगैरह करके आपकी 32 से 35,000 हो जाती है। इसकी जो हाईएस्ट सैलरी है ये आपकी 80,000 के आसपास हो जाती है, ठीक है। अलाउंसेस मिलाकर विदाउट अलाउंसेस 63,000 के आसपास रहती है। मल्टीटास्किंग स्टाफ में आपकी लेवल 1 की जो है पे स्केल रहती है 18,000 स्टार्टिंग सैलरी रहती है, जो कि अलाउंसेस वगैरह मिलाकर आपकी 35,000 के आसपास हो जाती है। 30 से 35,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे रहती है। और हाईएस्ट सैलरी जो है विदाउट अलाउंसेस 56,000 रहती है, और अलाउंसेस वगैरह मिलाकर 70,000 के आसपास आपकी यहाँ पे सैलरी हो जाती है हाईएस्ट, ठीक है। तो ये आपकी जो है सैलरी रहने वाली है यहाँ पे। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे देख लेते हैं, फॉर्म फीस आपकी कितनी रहने वाली है। तो ग्रुप ए की जो वैकेंसी है उनके लिए आपकी फॉर्म फीस यहाँ पे 2,000 रहने वाली है। 500 रुपये आपकी जो है एप्लीकेशन फ़ीस है। 1,500 रुपये आपकी एग्ज़ाम फ़ीस रखी गई है। UR OBC कैटेगरी की आपकी ये फ़ीस रहने वाली है। ST SC EWS PWBD वुमेन कैटेगरी और एक सर्विसमैन के लिए जो है 500 रुपये यहाँ पे फ़ीस रखी गई है, ठीक है। ग्रुप बी के लिए भी UR और OBC वालों के लिए यहाँ पे 1,500 रुपये की फ़ीस रहने वाली है। 500 रुपये यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस है और 1,000 रुपये आपकी एग्ज़ाम फ़ीस है, ठीक है। टोटल आपकी 1,500 रुपये यहाँ पे फ़ीस हो जाती है। ST SC के लिए वही 500 रुपये यहाँ पे फ़ीस रहने वाली है। ग्रुप सी की आपकी जितनी भी पोस्ट आ जाती है LDC ODC स्टाफ कार ड्राइवर जितनी भी है, ठीक है,
उनके लिए जो यूआर और ओबीसी कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 1300 रुपये फ़ीस चार्ज किए गए हैं। बाकी जो कैंडिडेट है उनके लिए 500 रुपये फॉर्म फीस यहाँ चार्ज की गई है। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है यहाँ पे फॉर्म फीस मुझे काफ़ी अनरीज़नेबल रही है, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे फॉर्म फीस रखी गई है। लेकिन इसका एक फ़ायदा और है, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट कम है तो आपको जो है यहाँ पे एक फ़ायदा मिल जाता है। फॉर्म फीस इतनी हाई होने के कारण काफ़ी कम लोग इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ पर जो आपका कंपटीशन है वो काफ़ी कम रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम सेंटर की। तो इसका जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा आपका स्टेज फर्स्ट जो होगा, उसके सेंटर आपके दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद और गुवाहाटी में दिए जाएंगे। ठीक है, जॉब लोकेशन की बात कर रहे हैं तो आपकी जो जॉब लोकेशन है ऑल इंडिया में कहीं पे भी रह सकती है। जॉब प्रोफाइल आपकी पोस्ट वाइज रहने वाली है। ठीक है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसी पोस्ट के हिसाब से आपकी जॉब प्रोफाइल रहेगी। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। हालांकि एग्ज़ाम फ़ीस काफ़ी हाई है, फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एक बार हम जो है यहाँ पे वैकेंसी भी देख लेते हैं, कितनी वैकेंसी आपकी किस पोस्ट पे रहने वाली है। नंबर ऑफ़ पोस्ट हम देख लेते हैं, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ग्रुप वाइज और आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट डिवाइड कर रखी है। ठीक है, सबसे पॉपुलर पोस्ट की हम बात कर लेते हैं। एलडीसी की हो गई, यूडीसी की। तो एलडीसी की आपकी यहाँ पे टोटल 26 पोस्ट रखी गई है, जो कि कैटेगरी वाइज डिवाइड है। यूडीसी की आपकी टोटल 31 पोस्ट यहाँ पे निकल के आई है। एमटीएस की जो पोस्ट है आपकी 43 पोस्ट, 43 आपकी यहाँ पे पोस्ट देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो आप इस तरह से सबकी पोस्ट देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट दी गई है। तो दोस्तों वैसे तो मैंने सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी है, फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।